गुड मॉर्निंग एट क्लास। कैसे हैं आप लोग? हमारा लेसन चल रहा है, लेसन नंबर 22, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अभी तक हमने पढ़ा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इंडिया को फेस करनी इंडिपेंडेंस के बाद। सबसे पहले कि क्या कहते हैं, जितने इतने सारे रिहेबिलिटेशन रिफ्यूजीज आए थे उनको रिहेबिलिटेट करना, प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ ज्वाइन कराना। इकोनॉमिक इशू ये थे कि इंडस्ट्रीज हमारी तरफ आ गई, एग्रीकल्चर उनकी तरफ चली गई। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनका हमें सामना करना पड़ा। आज हम पढ़ेंगे न्यू गवर्नमेंट प्रायोरिटी। न्यू गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या थी? सबसे पहले जो पीपल हैं, इतने सारे लोग हैं, उनको लिफ्ट करना अबव द पॉवर्टी लाइन, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे लोग थे वो पुअर ही थे। आधी से ज़्यादा, आधी से भी नहीं, ज़्यादा जनसंख्या जो थी वो पुअर लोग थे, तो उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर ले जाना। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, जिससे कि इतनी सारी जनसंख्या पॉपुलेशन को खाना मिल सके। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना, क्योंकि इंडस्ट्रीज यहाँ आ गई थी, लैंड्स रॉ मटेरियल सारा चला गया था, तो जिससे कि जो जॉबलेस लोग हैं उनको इंडस्ट्रीज़ में काम मिले। तो उसके लिए इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी अवेलेबल करना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना। ये कह लीजिए कि हाथ में हाथ डाल के तरक्की करना और एक बनाए रखना, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट सेक्शंस के लोग रहते थे। तो इसीलिए इस बात में गवर्नमेंट ने ध्यान रखा कि कोई भी लॉ या कोई भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कि लोगों के बीच में क्लैशेस हो जाएं, आपस में झगड़ा हो जाए। उस झगड़े को मतलब सब लोगों को एक साथ लेके चलना है, एक साथ तरक्की करनी है। तो गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि जो भी डेवलपमेंट होगी, जो एडवांटेज मिलेंगी, स्कीम्स मिलेंगी, वो अनप्रिविलेज लोगों के साथ सबको मिलेंगी, सबको इक्वल गैप, जिससे कि रिच और पुअर के बीच में जो गैप चला आ रहा था सिटीज विलेज के बीच में, वो ज़्यादा ना बढ़े, उसको दूर किया जा सके। अब आपका आता है राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था, रूल रेगुलेशन थे, वो ब्रिटिशर्स के चल रहे थे। उसको समाप्त करके अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। न्यू नेशन की सबसे बड़ी वो पॉलिटिकल की आपको होप थी, सभी लोगों को एक्सेप्टेशंस थी कि हमारे अपने रूल रेगुलेशन होंगे, हमारे को समझा जाएगा। इसीलिए बिटवीन दिसंबर 1946 से नवंबर 1940 तक लगभग 300 इंडियंस लीडर्स जो थे वो उन्होंने मीटिंग्स की कंट्रीज़ के पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए कि क्या क्या लॉज बनने चाहिए। जो राइटिंग है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 3 साल लगे उसको बनने में, मतलब 3 साल में कंप्लीट हुआ। वैसे 2 years 11 months एंड 18 days हैं जिसमें बने, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3 साल लगे। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक मीटिंग्स हुई और द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने मीटिंग्स की न्यू दिल्ली में। बट इसमें पार्टिसिपेशन सारे ऑल ओवर इंडिया के लीडर्स ने किया, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स आए, डिस्कशन हुआ, रिजल्ट हुआ कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाएगा। आखिर में जब ये बनके तैयार हुआ, इसको अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन 26 नवंबर 1914 को ये बनके तैयार हो गया था, बट इसको लागू किया गया, जारी किया गया 26 जनवरी 1950 को, जो हम आज एज ए रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्योंकि आपको पता है रिपब्लिक डे 26 जनवरी ही इसीलिए किया गया कि इन्होंने कहा था कि हम पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी और हम इसको इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। पर हमारा इंडिपेंडेंस डे मना 15 अगस्त 1947 को, इसीलिए रिपब्लिक डे अपने आप में बहुत मायने रखता था उनके लिए जनवरी। तो उन्होंने इसी दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चालू किया और इसको मनाया गया रिपब्लिक डे। अब आपका आता है, बहुत सारे इंडियंस जो हैं उनका कंट्रीब्यूट रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने पे, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहा है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ही प्लेड अ वाइटल रोल इन उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, और उनकी सुपरविजन में ही डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज किया गया, यानी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ। इसीलिए उनको हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहले अडॉप्ट किया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उन्होंने सब कॉन्स्टिट्यूशन के सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, समझा, और उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि ऑल इंडियंस, जितने भी इंडियंस हैं वो 21 ईयर्स के हैं, वो स्टेट और नेशनल इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। अब इसको घटा के 18 ईयर्स कर दिया गया। आपको मालूम है 18 ईयर्स है, 18 ईयर्स का सिटीजन, इंडियन सिटीजन वोट दे सकता है। द राइट टू वोट टू अदर कंट्रीज।
जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, वहाँ पर कुछ ही स्टेजेस में लोगों को वोट देने का अधिकार था। जैसे फर्स्ट स्टेज में केवल वो मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मैन जो थे उनको वोट देने का अधिकार था। नेक्स्ट मैन जो एजुकेटेड थे उनको भी वोट देने का अधिकार था, बट राइट्स वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल के बाद जो क्या कहते हैं फाइनली ये कह लीजिए बिटर फेस रहा है विमेंस ने, सिटीजन्स ने क्या कहते हैं रेवोल्यूशन किया, देन अमेरिकन और ब्रिटिश वुमेन्स को आखिर में राइट टू वोट, लेडीज़ को भी वोट देने का अधिकार मिला। यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम को देखते हुए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया तो उस बात को ध्यान में रखा गया। इसीलिए हमारे यहाँ चाहे वो कोई जेंडर है, किसी भी लड़का है, लड़की है, किसी भी क्लास का है, एजुकेशन क्या है, हमारे यहाँ सभी इंडियन सिटीजन्स को राइट टू वोट यानी वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया कि हर व्यक्ति को इक्वल समझा जाएगा, हर सिटीजन को। कास्ट रिलीजन के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुछ लोग लीडर्स जो थे इंडिया के, उनको लगता था कि ये एक हिंदू स्टेट बन जाएगा और पाकिस्तान जो है मुस्लिम स्टेट बन जाएगा। पर जवाहरलाल नेहरू ऐसे थे, उन्होंने फर्स्ट डे जब स्पीच दी थी तो उन्होंने कहा था इंडिपेंडेंट इंडिया, आई एम अ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट, यानी उन्होंने कोई हिंदू स्टेट या मुस्लिम स्टेट का वो नहीं दिया। उनके हिसाब से सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट इस बात पर ध्यान दिया कि सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मुस्लिम्स, कोई भी को जैसे हिंदुओं को राइट होगा वोट डालने का, ऐसे ही सब लोगों को इक्वल समझा जाएगा। कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ होगी जॉब की, गवर्नमेंट की, या कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, सभी लोगों को अधिकार दिए जाएंगे और कोई किसी तरह का बिफोर द लॉ किसी भी तरह का कोई भेदभाव लॉ के हिसाब से नहीं किया जाएगा। अब आता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। उस समय हमारे अनटचेबिलिटी बहुत ही छुआछूत कास्ट सिस्टम के नाम पे किया जाता था, इसीलिए एबॉलिशन ऑफ टचेबिलिटी और रिजर्वेशन पॉलिसी जो है इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जो हमारे यहाँ पे अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम के नाम पर भेदभाव किया जाता था उसको सबसे पहले ख़त्म किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ टेक्निक्स यूज़ की, जैसे कि पुअर को कुछ एडवांटेज दी। वो एडवांटेज क्या दी, जैसे हिंदू टेम्पल में एंटर नहीं करने दिया जाएगा, पानी पीने नहीं दिया जाएगा, इन सबको ख़त्म किया और हिंदू टेम्पल सबके लिए ओपन कर दिए गए। और अगर आप उनके साथ भेदभाव करोगे, आप गलत व्यवहार करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने रेकमेंड किया कि कुछ सीटें जो हैं लेजिस्लेचर में, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, लोअर कास्ट के लिए जैसे एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और विमेंस, वैसे विमेंस भी हैं, इन लोगों के लिए रिजर्व की जाएंगी। तो जो मेंबर है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो इस बात के खिलाफ थे कि इनको रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, बट बहुत सारे मेंबर्स ऐसे भी थे जिनको लगा कि ये पॉलिसी नेसेसरी है। अगर जो डिप्रेस क्लास है, छोटी क्लास के जो लोग हैं, उन थाउजेंड्स ऑफ ईयर से उनको दबाया जा रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, अगर उनकी अपलिफ्टमेंट करनी है तो देन उनको ये राइट मिलना चाहिए। इसके अलावा अलॉन्ग विद द फॉर्मर अनटचेबल, जो आदिवासी और शेड्यूल क्लास से, उनको रिजर्वेशन राइट मिला एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जॉब्स में। एससी इंडियन हैड बीन डिप्राइव्ड, जो डिस्क्राइब भेदभाव किया जाता था उसको दूर करने के लिए किया गया। जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये प्रोवाइड किया कि उनको भी गुड एजुकेशन मिलेगी, अच्छी हेल्थ केयर होगी उनकी, और प्रॉफिटेबल अपनी लाइवहुड को वो अपलिफ्ट कर पाएंगे। इस बात को ऑर्डर बैलेंस बनाए रखने के लिए इसके अलावा इस बात पर जोर दिया गया और आखिर में उनकी सीट, उनको रिजर्वेशन मिली। इसके अलावा बैलेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दो टाइप की गवर्नमेंट होती थी, इसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ध्यान दिया। उसने लॉ बनाने के लिए 3 लिस्ट रखी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो टैक्स, जैसे टैक्स लगाना, डिफेंस पे, फॉरेन अफेयर्स पे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो सेंटर की थी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देखभाल करेगी, इस पर लॉ बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट को मिला एजुकेशन और हेल्थ। और इसके बाद है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें जो लॉ थे फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, इसके अंदर दोनों ही स्टेट्स, सेंटर भी और स्टेट भी, दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं। अब आता है आपका इशू ऑफ लैंग्वेज। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू था लैंग्वेज।
लैंग्वेज जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बहुत सारे मेंबर्स ने बिलीव किया कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है जो ब्रिटिशर छोड़ के गए हैं वो ही रहनी चाहिए, बट बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं, इसको हिंदी को बनाना चाहिए। दोज हु डिड नॉट स्पीक हिंदी, जो हिंदी नहीं बोल पाते थे, जैसे एक नाम था उनका टीटी कृष्णमचारी, उन्होंने कन्वे किया, वार्निंग दी कि जो बहुत सारे साउथ के लोग हैं वो तो हिंदी बोल ही नहीं पाते हैं, तो ये तो एक सेपरेट स्टेट बन जाएगी, तो हिंदी तो आप हम पर थोप रहे हो। पर आखिर में चर्चा हुई, विचर्चा हुई और फाइनली हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया इंडिया की, और इंग्लिश को यूज़ किया गया हमारी कोर्ट्स में, सर्विस में, कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अदर। अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं तो हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। अब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। एक और प्रॉब्लम थी, मेजर प्रॉब्लम, कि प्राइम मिनिस्टर जब थे नेहरू जी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल के आगे वो क्या थी, लिंग्विस्टिक स्टेट। नेहरू जी ने जब प्रॉमिस किया था कि जब स्टेट्स बनेंगी वो लैंग्वेज के आधार पर बनेंगी। जब नेहरू जी क्या कहते हैं कैंपेनिंग के लिए, इलेक्शन के लिए 1952 में पहुंचे तो उन्हें ब्लैक फ्लैग से वेलकम किया गया, क्योंकि वो सब वहाँ के लोग उनसे नाराज़ थे कि आपने प्रॉमिस किया था कि लिंग्विस्टिक के हिसाब से बनेगी, आप इंडिया को यूनाइट, पर आपने वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया। और इस डिसअपॉइंटमेंट का बहुत फ़र्क भी पड़ा, खासकर कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु स्पीकर्स, ये लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि आपने तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट, खासकर मद्रास प्रेसिडेंसी, वहाँ के लोग तो उसके खिलाफ भी हो गए जवाहरलाल नेहरू जी के, कि आपने अपने प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं किया। अक्टूबर 1952 को वेटरन गांधीयन नेम, जिन्हें पोट्टी श्रीमल्लू कहते हैं, उन्होंने हंगर फास्ट कर लिया, मतलब भूख हड़ताल पर चले गए कि आंध्र स्टेट बनेगी, ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट ऑफ तेलुगु स्पीकर्स जो तेलुगु बोलते हैं। फास्ट चलता रहा, इसमें बहुत सारे लोग, ह्यूज सपोर्ट मिली वहाँ के लोगों ने, हड़ताल हुए, बैन्स हुए, अब्जॉर्ब इन मैनी टाउन्स, फाइनली न्यू स्टेट बनी आंध्र प्रदेश, केम इनटू बीइंग ऑन 1 अक्टूबर 1953 को। और इस तरह से फिर कांग्रेस ने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट्स को डिवाइड किया लैंग्वेज के आधार पर। तो स्टार्टिंग में स्टेट्स बनी थी तब स्टेट्स थी 14, आज कितनी है मालूम है ना? यस। तो बस आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे बच्चा।